ठीक है जी। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये वैसे तो अपने आप में बड़ा बड़ा सा टॉपिक है, बट अगेन इट इज वेरी इजी बिकॉज आपने पार्लियामेंट की हुई है। व्हेन वी से द वर्ड पार्लियामेंट, आ जाओ भाई। When we use the word parliament, what all does it include? President, very good. प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये एक ऑप्शनल हाउस है। सो ओनली द गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली आर मैंडेटरी। हाँ जी, क्या हुआ? जितनी देर तक वो मिनिस्टेरियल ऑफिस तो होल्ड कर ही रहा है ना, 6 महीने वाला जो वो पीरियड है। देखो, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेचर। तो जो ऐसा मिनिस्टर है कोई जो अभी मेंबर नहीं है, तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, बट एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन गया है। तो स्टेट का पार्ट तो बन गया है ना, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट माना माना जाएगा, ऑफ कोर्स माना जाएगा। तो गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली ये दोनों मैंडेटरी हाउस हैं, ये दो मैंडेटरी पार्ट्स हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑप्शनल। बस ये एक मेजर फर्क है यहाँ पे और यहाँ पे। देन ऑफ कोर्स दिस पार्लियामेंट, एज फार एज द 7th शेड्यूल इज कंसर्न, यानी कि जिसमें लिस्ट डिफाइंड हैं सब्जेक्ट्स की, दिस हैज यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट, जिस पे ये लॉज बना सकते हैं। दिस हैज स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिस पे ये लॉ बना सकते हैं। बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसकी, कैन अ स्टेट मेक अ लॉ ऑन यूनियन लिस्ट। But there are good number of circumstances in which center can make law on state subjects. 5 ऐसी circumstances होती हैं जिसमें अगर सेंटर चाहे तो वो स्टेट लॉ पे, स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। बता सकता है कोई कौन कौन सी? अगर स्टेट खुद कहे। ठीक है जी। कौन सा? राज्यसभा इनिशिएट करे। इफ राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 सेज ऑथराइजेज इटसेल्फ टू पास अ लॉ। राज्यसभा ही क्यों? क्योंकि राज्यों की सभा है वो, तो स्टेट्स देमसेल्व्स आर सेइंग इन अ वे कि भाई तुम स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना लो। तो आर्टिकल 249 के अंडर इफ राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट टू एनैक्ट अ लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट। दूसरा, और किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या ऑब्लिगेशन को इंप्लीमेंट करते हुए अगर स्टेट का इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट होती है तो वो अलाउड होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वाटर्स ट्रीटी जब हमने इंप्लीमेंट करनी थी, उससे पंजाब के किसी भी प्रोविजन पे थोड़ा बहुत कोई असर आ रहा है तो वो आ सकता है। नहीं। कौन सी इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। और फिफ्थ,
इसी में गिन लेंगे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी अदर लॉ, लेट्स से वो स्टेट सब्जेक्ट क्या आ जाएगा उसमें? उसमें तो स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। जैसे जब जीएसटी अमेंडमेंट पास हुई थी तो स्टेट्स ने भी कंसेंट दिया था। स्टेट इमरजेंसी, किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है तो उस स्टेट के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, तो तीनों लिस्ट पे बना सकती है। दीज आर द 5 सर्कमस्टांसेस जिसमें सेंटर स्टेट के लिए लॉ बना, स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। लेकिन इसकी एक भी सर्कमस्टांस नहीं है कि स्टेट सेंट्रल लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पे लॉ बना दे। सो इट कैन नेवर हैपन दैट हरियाणा गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ ऑन एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज, नेवर, कैन नॉट हैपन। ठीक है जी। तो स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं। सो व्हाट ऑल इज देयर इन द स्टेट लेजिस्लेचर? लेजिस्लेटिव काउंसिल in some states and legislative assembly in all the states. This is a mandatory house, this is a optional house. ठीक है जी। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना। ठीक है जी। ये 6 स्टेट्स हैं जिनमें असेंबली है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी होती थी, पर जम्मू एंड कश्मीर जब से यूटी बना है तब से उसमें सेकंड हाउस नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ऑप्शनल हाउस बनाया हुआ है। लेजिस्लेटिव काउंसिल होने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स? जो आपको गारंटी नहीं करती कि आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी, बट बेयर मिनिमम है कि पहले तो ये होगा, बात ही तब शुरू की जाएगी। 1/3 सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किसी भी स्टेट में हो सकती है। हाँ जी। असेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली जरूरी है, पक्का। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या अबॉलिश करना 100% पार्लियामेंट का फंक्शन है। स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ अपनी मर्जी बता सकता है, पर वो मर्जी माननी या ना माननी बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पे। राइट नाउ ऑलमोस्ट 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करके रखा हुआ है कि प्लीज हमें सेकंड हाउस बना के दे दो, और पार्लियामेंट हैज नॉट क्रिएटेड इट। वेस्ट बंगाल ने ये पास किया हुआ है, और राजस्थान इस मामले में बड़ा इनफेमस रहा है। राजस्थान में एक सरकार आती है, वो रेजोल्यूशन पास करती है हमें दूसरा हाउस बना के दे दो, अगली सरकार आती है वो पास करती है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, फिर अगली आती है फिर वो पास कर देती है। ऐसा 3-4 बार कर चुके हैं वो लोग। और राइट नाउ वेस्ट बंगाल का रेजोल्यूशन स्टैंड करता है। दे इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबली सेड कि हमें दूसरा हाउस चाहिए, बट पार्लियामेंट हैज नॉट कंसिडर्ड इट बिकॉज इट्स नॉट बाइंडिंग। तो स्टेट लेजिस्लेचर बस अपना कंसेंट बता देती है, बट एक्चुअली ये पूरी की पूरी पावर टू क्रिएट एज वेल एज टू अबॉलिश एब्सोल्युटली इज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? कोई स्टेट है जो अभी कह ही नहीं सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, पंजाब कैन नॉट इवन डिमांड अ सेकंड हाउस। व्हाई नॉट? टेक्निकली। हाँ बताओ बताओ। पॉपुलेशन इज अ क्राइटेरिया, ओके। हाँ जी, आप बोलने लगे थे कुछ। क्या नंबर होता है वो? देखो मैं आपको एक क्राइटेरिया बताता हूं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 500। मिनिमम कितनी हो सकती है? 60। लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम और मिनिमम ये थ्रेशोल्ड है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए।
तो इस अकॉर्डिंग, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 40। तो इस अकॉर्डिंग किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हों कि वो एक दूसरा हाउस मांग सके? 120। 120 का 1/3 होगा 40। तो जिस स्टेट में 120 या उससे कम एमएलए हैं, 120 से कम एमएलए हैं, वो तो डिमांड नहीं कर सकते कि भाई हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दो। पंजाब में 117 एमएलए होते हैं, तो अगर पंजाब में सेकंड हाउस बनेगा तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो पाएगी? लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 40, तो पंजाब डज नॉट क्वालिफाई टू हैव अ सेकंड हाउस। लेकिन देन इसमें एक ही एक्सेप्शन है, तेलंगाना। तेलंगाना हैज 119 एमएलएज, एक कम रह गया सिर्फ। तो फिर इनको क्यों दे दिया? टेक्निकली दे डोंट क्वालिफाई। हाँ जी, नहीं नहीं, 119 ही एमएलए वहां पे, लेकिन 119 का 1/3 अगर आप करोगे तो पूरा 40 नहीं बनता, पॉइंट्स में आता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि 120 और मोर ही होना चाहिए, तो फिर हमने एक को छूट क्यों दे दी? एक तो हमें समझ आ रहा है कि चलो एक का ही फर्क था तो थोड़ी सी लेवरेज दे दी होगी। दूसरा रीजन ये भी है कि तेलंगाना आंध्रा में से निकला है, तो आंध्रा में पहले से 2 हाउस थे। तो जिस वक्त ये नेगोशिएशन चल रही थी कि आंध्रा से तेलंगाना क्रिएट होगा, तो एक डिमांड तेलंगाना वालों ने ये भी रख दी कि भाई पहले भी 2 हाउस थे, अब नई वाली स्टेट में भी 2 होंगे, तो मान लिए गए। थोड़ा सा ही फर्क था, तो दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। क्यों चाहते हैं वो 2 हाउस? पहले हम एक बार इसकी पावर्स देखेंगे क्या होती हैं, फिर आपको समझ आएगा कि पॉइंट क्या है दूसरा हाउस मांगने का। पावर्स देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या होती हैं। ठीक है जी, इतना समझ आया? ठीक है जी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकती है दैट कैन बी 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। तो यानी कि लेट अस से उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए होते हैं, शायद 403 या 404 होते हैं, तो इसका 1/4, 1/3, यानी कि 133 के आसपास, 133 134 के आसपास एमएलसी हो सकते हैं। अब कितने हैं वो देख लेना आप। और मिनिमम कितने? 80-90 के आसपास है, मिनिमम 40 होने चाहिए, तो इसके बीच में कहीं उत्तर प्रदेश में होंगे। तो यानी कि इससे एक सिंपल इंप्लीकेशन ये है, 120 से कम वाले में हो नहीं सकते, तेलंगाना इज द ओनली एक्सेप्शन। एंड जो एमएलए की गिनती है ये कैसे डिसाइड होती है, कितने एमएलए हैं कि स्टेट में, ये कैसे डिसाइड होता है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ओनली द मोर पॉपुलस स्टेट्स ऑफ द कंट्री शुड हैव सेकंड हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये चाहते थे कि जितनी ज्यादा कंट्री की, जितनी ज्यादा उस स्टेट की पॉपुलेशन होगी, ओनली द स्टेट्स विद मोर पॉपुलेशन शुड हैव अ सेकंड हाउस। तो उसका इंटेंट ये था कि जो लोग डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आ सकते लेकिन पॉलिटिक्स में या लॉ मेकिंग में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, उनके लिए एक दूसरा हाउस बना दिया जाए। ठीक है, पहले इसकी पावर्स देखते हैं, फिर इसका क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। मिनिमम स्ट्रेंथ इसकी 40 होनी चाहिए। पार्लियामेंट इसकी स्ट्रेंथ फिक्स करती है, पार्लियामेंट इसको बनाती है, एवरीथिंग। फिर इसमें जो 1/6 सीट्स हैं उनको गवर्नर नॉमिनेट कर रहा है, कौन कौन सी फील्ड से? एग्जैक्टली। ठीक है जी, ज्वाइन हो गया। तो गवर्नर वो जो 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट करता था वो इस हाउस के करता है। तो यानी कि इन 6 स्टेट्स के गवर्नर के पास ये पावर है कि वो इन 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। इन रियलिटी गवर्नर की अपनी मर्जी नहीं चलती है, जो भी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिकमेंड कर देते हैं कि भाई इस बंदे को बना दो, उसको बना देगा। गवर्नर की एज अ पर्सन डिस्क्रिशन नहीं चल रही है। तो गवर्नर की कहां पे मर्जी चल जाएगी इसमें, अगर वो जो भी इंसान रिकमेंड किया गया है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता एमएलसी बनने का। तो एमएलसी बनने के लिए लेट्स से 30 इयर्स इज द मिनिमम एज यू शुड हैव। अगर चीफ मिनिस्टर किसी 20 साल के बंदे को रिकमेंड कर दें कि जी इसको एमएलसी नॉमिनेट करते हैं, बना दो, गवर्नर कैन रिफ्यूज कि नहीं कर सकता मैं ऐसा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 30 साल मिनिमम एज लिमिट है। तो ये वही जो आर्मी जनरल वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी। बट if someone fulfills the criteria and the governor personally does not like him or her, cannot say no, उसको नॉमिनेट करना ही पड़ेगा।
राइट तो यहां पे द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस इज बाइंडिंग, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज बाइंडिंग एक्चुअली, यहां पे डिस्क्रिशन नहीं चल रही, उसके याद रखेंगे आप। बाकी जो 5/6 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं। अब ये बड़ी मजे की बात है, बिकॉज आई बिलीव नन ऑफ अस कम फ्रॉम एनी ऑफ दो स्टेट्स, डू वी? इरेज कर दिया था मैंने। नन ऑफ अस कम्स फ्रॉम एनी ऑफ दो स्टेट। कोई आता है उन स्टेट से जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है? एनी वन ऑफ यू? नो। एक्चुअली में इलेक्शन होता कैसे है, ये जो बाकी 5/6 मेंबर्स हैं इनमें से 1/3 मेंबर्स को लोकल बॉडीज से इलेक्ट किया जाता है। लोकल बॉडीज के मेंबर मतलब उस पूरे के पूरी स्टेट में जितनी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर वोट करेंगे तो ये चुने जाएंगे। जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद आती है, ये आप लोग करोगे अभी मुझे लगता है ना। तो लेट अस से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबकी एक एक जिला परिषद होगी, उनके मेंबर वोट डालेंगे तो ये 1/3 मेंबर चुने जाएंगे। लेट अस से पूरी स्टेट में कुल मिला के 60 MLC हैं, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 60 MLC हैं, तो इसका 1/6 हुआ, 1/3 हुआ 20। तो इसमें से 20 मेंबरों को कौन चुनेगा? उस स्टेट के जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितनी भी होंगी, म्युनिसिपल काउंसिल जितनी भी होंगी और नगर परिषद जितनी भी होंगी। इन सबके मेंबर्स प्लस सारी जिला परिषद, ब्लॉक समितिज और पंचायत के मेंबर्स, ये सारे मिलके वोट डालेंगे तो ये 20 लोग चुने जाएंगे। ठीक, तो यानी कि आपने इंश्योर किया कि स्टेट के अपर हाउस में 1/3 लोग ग्रास रूट से आए हैं कहीं ना कहीं से, या उन लोगों की मर्जी से आए हैं। बाकी के जो 1/3 लोग हैं इन्हें MLAs ही चुन रहे हैं, यानी कि लोअर हाउस के ही MLAs वोट कर रहे हैं और अपर हाउस के 1/3 मेंबर्स को चुन रहे हैं। तो अगर ये पंजाब में हो रहा होता और 60 MLC होते तो 117 MLA वोट डालेंगे और ये 20 लोगों को चुनेंगे। तो एक तरह से अपर हाउस में 1/3 लोग तो नीचे हाउस वाले लोग ही चुन रहे हैं। देन अब ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज अ यूनिक कंपोनेंट। 1/12 यानी कि 5 ऑफ 60, 5 मेंबर जो हैं उन्हें टीचर्स चुनते हैं। टीचर्स कौन से? जो उस स्टेट में सर्व कर रहे हैं, उसके स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, नॉट बिलो सेकेंडरी स्कूल लेवल, मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर वोट नहीं कर सकते, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज प्रोफेसर्स, ऑल ऑफ दोज कैन वोट। टीचर्स सरकारी प्राइवेट आ जाते हैं इसमें, सभी रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, वो सारे टीचर्स वोट करेंगे और 5 MLCs को चुनेंगे। सिमिलरली 1/12 यानी अनदर 5 MLCs विल बी इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, जिनकी भी 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है उसी स्टेट में से, और उसके बाद उन्हें 3 साल हो चुके हैं। ऐसे नहीं कि अभी फ्रेशली आपने BA करी एंड यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। BA किए हुए, BCom किए हुए, BTech किए हुए 3 साल हो चुके होने चाहिए। ये वाला क्राइटेरिया क्यों रखा गया है? ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको इसका पैरेलल कोई। एग्जैक्टली दैट इज द रीजन कि अगर पढ़े लिखे लोग वोट करेंगे तो वो पढ़े लिखों को वोट करेंगे, या वो उनका दिमाग थोड़ा ज्यादा माना जा रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। उस स्टेट से ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे बाहर से आके यहाँ पे ग्रेजुएशन की हो उन्होंने, वोटिंग होती है। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये चीज हमारे लिए इतनी नई इसलिए है बिकॉज वी डू नॉट कम फ्रॉम दो स्टेट्स। तो जब मैं हॉस्टल में रहता था तो वहां पे मेरा एक को होस्टलर था, सो ही वाज फ्रॉम यूपी। सो ही टोल्ड मी कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर ऐसे कैंप्स लगते हैं, मतलब जैसे वोटिंग वाले दिन पे टेंट वेंट लगते हैं, हम वोट डाल के आते हैं ऐसे। उसका कोई बड़ा भाई था जिसको ग्रेजुएशन के कई साल हो गए थे, तो ही वॉज एलिजिबल टू कास्ट हिज वोट। दैट इज हाउ इट हैपन्स। टीचर्स का तो चलो है ही है। एंड देन ऑफ कोर्स 1/6 जिन्हें गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो कितने हो गए टोटल? 60।
तो इन 6 स्टेट्स में जो ये एमएलसीज हैं ये ऐसे इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट इलेक्शन वाला तो पूरा हाउस है ही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला ऐसे हो गया। तो आप यहाँ पे क्या गॉज करोगे, क्या सोचोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये जब क्राइटेरिया सेट किया होगा तो व्हाट डिड दे वांट? दिस वाज द सेकंड अपॉर्चुनिटी दे हैड इन लॉ मेकिंग। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन को दे दी, लोकसभा में भी दे दी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दे दी, लेकिन स्टेट लेवल पे उन्हें अब दूसरा मौका मिला कि कोई एक और इस तरह का हाउस हमने बनाना है। तो किस किस को उन्होंने रिप्रेजेंट करने की सोची? पहले तो चलो 1/6 गवर्नर को दे दिया ये राइट कि इन फील्ड से लोग जो पॉलिटिक्स में शायद बिल्कुल कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं रहा, उनका भी एक चांस हो कि गवर्नर उन्हें नॉमिनेट कर दे। तो इसलिए ये प्रोविजन यहां भी रखी गई, राज्यसभा में भी रखी गई। बट देन ये वाला जो क्राइटेरिया है, इससे आपको पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि लोकल बॉडीज के लोग स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट हो जाएं या उनके चुने हुए लोग रिप्रेजेंट हो जाएं। 1/3 चलो एमएलएज को दे दिया, इसको छोड़ दो, एंड देन पढ़े लिखे लोग चुनेंगे। तो वो वाइज डिसीजन, जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को चुनेंगे, जरूरी थोड़ी है, बट दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द माइंड ऑफ द अदर इलिटरेट पीपल प्रोबेबली, या लेस लिटरेट पीपल। और ये प्रोविजन तब बनी थी जब इंडिया का लिटरेसी रेट 16% होता था। कीप दैट इन माइंड। आज होगा 80% से ऊपर, या 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 74% के आसपास। जब ये बना था 1950 में 16% वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो अगर हमने टीचर्स और ग्रेजुएट्स को ये राइट दिया है, दैट मीन्स ये उस टाइम में कंस्टिट्यूएंसी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। अब हम फॉर्चुनेट हैं कि ये बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी बन चुकी होगी, बट उस टाइम पे नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक एंगल डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कि पढ़े लिखे लोग वोट कर पाए। दिस इज द ओनली सच इंस्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा का क्राइटेरिया सिंपली द एमएलएज विल वोट, दैट्स ऑल। ठीक है जी। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है बाय हार्ट। ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुने जाते हैं। क्रिएशन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट और अबॉलिश करनी हो तो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से करती है। सिंपल मेजॉरिटी बता दो कोई। 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 100, प्रेजेंट आर 8, वोटिंग आर 6, तो यानी कि 4 लोग अगर कह देंगे तो बिल विल बी पास्ड। ऐसा है? हाँ जी। कोरम भी पूरा होना चाहिए। लोअर कैप इज कोरम। कोरम कितना होता है? 1/10। मिनिमम 10 लोग होने चाहिए। ओके राइट। तो अगर 100 मेंबर्स हैं टोटल, तो प्रेजेंट हो अगर लेट्स से 80 और वोट कर रहे हैं 70, तो इसकी मेजॉरिटी 36 लोग अगर यस वोट करेंगे, दिस इज सिंपल मेजॉरिटी। इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी होगी? टोटल एग्जैक्ट नंबर बताओ कितना होगा? 41। ये प्रेजेंट है, ये वोटिंग है, ये टोटल है। इस हाउस की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ कितनी होगी? 51। हाँ जी 41। और बताओ, और बताओ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? वो तो स्पेशल मेजॉरिटी होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बताओ बस कितनी होगी इस हाउस की? 51। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक बात ये बस याद रखो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिर्फ तब यूज होती है, सिर्फ तब यूज होती है जब सरकार बनानी होती है। स्टेट में बन रही है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ही सीएम बनेगा, और सेंटर में हो रही है लेट्स से लोकसभा में 543 की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 272, whoever gets 272 becomes a prime minister. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मींस टोटल स्ट्रेंथ, कितने प्रेजेंट हैं, कितने नहीं आए, कितने मर गए, कितने इलेक्ट नहीं हुए, डजंट मैटर। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज टोटल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 2 + 1, मतलब 50% + 1 टोटल स्ट्रेंथ का 100 का। ठीक है जी। तो अगर पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट असेंबली, जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास की गई हो,
तो स्टेट असेंबली, यानी कि अभी अगर वेस्ट बंगाल की असेंबली ने रेकमेंड कर रखा है तो उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से रेकमेंड किया होना चाहिए। हालांकि वो जरूरी नहीं है, उसके बिना भी पार्लियामेंट बना सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन तब वैलिड होगी अगर वो कम से कम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होगी। तो वेस्ट बंगाल की असेंबली ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करके रखा हुआ है, बस पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है, बट दे विल नॉट डू दैट। सेंटर अभी सेकंड हाउस बनाने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। व्हाई नॉट? व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ यू कंपेयर राज्यसभा ऑन वन साइड एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अदर साइड, राज्यसभा में क्या क्या पावर्स होती हैं? अगर आप राज्यसभा और लोकसभा को कंपेयर करते हैं तो लोकसभा इज अ मच पावरफुल हाउस, लेकिन फिर भी राज्यसभा के पास कुछ एक दो तीन पावर्स तो होती हैं। क्या क्या होती हैं? ओके चलो, लॉ मेकिंग में, लॉ मेकिंग में मनी बिल को डिले कर सकती है कितनी देर के लिए? 14 डेज के लिए। वेरी गुड। ऑर्डिनरी बिल को क्या कर सकती है? ऑर्डिनरी बिल अगर, ओके चलो ठीक है, और एक एक करके, हाँ जी। ऑल इंडिया सर्विसेज के केस में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होती है। अगर स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करना हो आर्टिकल 249 के अंदर तो ये ऑथराइज कर सकती है। और ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर डिले करना हो तो कितनी देर डिले कर सकती है राज्यसभा? जॉइंट सिटिंग हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में लोकसभा एंड राज्यसभा आर इक्वल। ठीक है, इतना कुछ है ना राज्यसभा में दिखाने के लिए। अब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की पावर ही नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर हम उस अमेंडमेंट की बात करें जिसमें स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है तो उसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट गेट टू पार्टिसिपेट, ओनली द असेंबली डज। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में नो पावर व्हाटसोएवर। मनी बिल के केस में सेम, 14 दिन के लिए डिले कर दो भाई। ऑर्डिनरी बिल के केस में पहली बार जब बिल पास होके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास आता है, इट कैन कीप इट विद इटसेल्फ अ मैक्सिमम ऑफ 3 months। फिर उसके बाद मान लो इसने कोई ऑब्जेक्शन लगा के वापस असेंबली को भेज दिया, असेंबली ने वो चेंज माना नहीं माना, वापस भेज दिया, नेक्स्ट टाइम इट कैन कीप इट फॉर मैक्सिमम 1 month, जिसके बाद इट इज डीम्ड टू बी पास्ड। तो मैक्सिमम, शायद यहां से वो क्लू उठाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ली है, राइट? तो मैक्सिमम 4 months दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले अ बिल पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। रोक नहीं सकती है ना, मनी बिल रोक सकती है, 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डीम टू बी पास्ड। ठीक है जी। उसके बाद और क्या था? ऑल इंडिया सर्विस जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, नो सच फंक्शन। कि स्टेट सर्विस के केस में इसके पास कोई पावर होती है? नो, नॉट एट ऑल। स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन अगेन नॉट एप्लीकेबल, सॉर्ट ऑफ। राज्यसभा के पास है ना वो तो पावर। राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर रही है कि तुम 7th शेड्यूल में स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना लो। स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। तो फिर क्या पावर होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास? कुछ नहीं, नथिंग। जस्ट डिले मनी बिल फॉर 14 days, जस्ट डिले एन ऑर्डिनरी बिल फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 months। पॉजिटिवली देखें तो इट कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू अ लेजिस्लेशन परहैप्स। अगर वाकई में लेजिस्लेटिव काउंसिल में अच्छे लोग हैं और वो लॉ को एनरिच कर पाए, पावर कोई नहीं है, रिकमेंडेशन है, पावर कोई नहीं है। सो इन इफेक्ट अगर इस हाउस की बात ना मानी जाए तो ये हाउस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक ये एग्जिस्ट करता है तब तक ये सारे लोग सैलरीज ड्रॉ करते हैं, सारे एमोल्यूमेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है, जो ये क्वेश्चन आता है, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पार्किंग लॉट फॉर रिटायर्ड पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स? कमेंट। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है
तो आप ऑफ कोर्स आधे क्वेश्चन में इसकी सारी कमियां बताओगे कि इसमें ये पावर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट देन इन द एंड यू हैव टू से कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भाई ये हाउस बनाया था, उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा बन जाएगा। तो अगर हमें वाकई में इसकी ये मत नेवर रिकमेंड कि लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी अबॉलिश्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट करो, इसको हटा दो, पैसे खा गए, ऐसे कर गए, ये नहीं करना आपने। आपने लिखना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया, ये बाद में अमेंडमेंट करके थोड़ी डाला है हमने, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन थी। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि अच्छे से फंक्शन करे, तो कराओ इसको अच्छे से फंक्शन। सो पीपल ऑफ एमिनेंस शुड बी इलेक्टेड टू दीज हाउसेज एंड it actually plays a very constructive role in making or in enriching a legislation. बट हाँ, एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर स्टेट जो एलिजिबल है उसको ना दे दिया जाए, और हर स्टेट जो इनएलिजिबल है उसको बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड किया जाना चाहिए, ये आंसर बनता है। यू डू नॉट टेक इट टू फार आइदर वे, कि ये तो जी इतना अच्छा हाउस है, पता नहीं क्यों लोग ऐसा बोलते रहते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई थी, हर स्टेट में होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इतना घटिया हाउस है कि ये तो बस टैक्स पेयर का पैसा ही खाया जा रहा है। मैंने पढ़ा है ऐसा एक क्वेश्चन, उसमें उसने शुरू ही ऐसे किया था कि इंडिया इज़ अ मिडिल क्लास पता नहीं कंट्री ऐसी वैसी, सो इट इज़ अ बिग, हाँ क्या उसमें वर्डिंग यूज़ की हुई थी, वेरी फनी, इट्स अ बिग, जैसे कहते हैं ना कि जेब में छेद हो जाता है, उसका ईडियम लिखा हुआ था वहाँ पे। हाँ, इट्स अ बिग होल इन द पॉकेट ऑफ अ कंट्री दैट 3% ऑफ द पीपल पे टैक्स, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। नेवर डू दैट। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कैजुअल लैंग्वेज में अगर आपने लिख दिया ना, दैट्स द डेथ ऑफ योर सिविल सर्विस आंसर। अगर लिखना भी है तो उसको फॉर्मलाइज करके लिख दो थोड़ा सा, है ना, कि भाई इसको थोड़ा रैशनलाइज करो। तो हाँ, 6 स्टेट में है, ठीक है, वो बड़ी स्टेट्स हैं, वहाँ पे हो सकता है। सो इसको अगर आपने थोड़ा जस्टिफाई करना है, यू कैन राइट समथिंग लाइक कि यार जैसे उत्तर प्रदेश है, सो उत्तर प्रदेश इज लाइक अ मिनी कंट्री इन इटसेल्फ। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 25 करोड़ पॉपुलेशन थी उत्तर प्रदेश, 20 करोड़ पॉपुलेशन थी, अभी मोस्ट लाइकली 28 से 30 करोड़ पॉपुलेशन होगी, तो ये यूएस की पॉपुलेशन के बराबर है। तो नाउ यू थिंक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि भाई इतनी बड़ी स्टेट को क्या सेकंड हाउस चाहिए, प्रॉबेबली यस, बट देन इन लेटर इट इज देयर, बट इन स्पिरिट वो होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है, तो अच्छे से फंक्शन करे। ऐसा कुछ कोई रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं आप, छोटा मोटा अगर आपको करना है, इसमें क्या रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं बताइए, ओरिजिनल अपनी थिंकिंग लगाइए। हाउ कैन वी मेक legislative council a more meaningful, valuable house? कुछ सब्जेक्ट्स में इनको ऐसा कर दिया जाए। ओके, ठीक है जी, और सैलरी बंद कर दी जाए। ठीक है जी। हाँ जी, ऑर्डिनरी बिल के केस में पावर दे दी जाए। ठीक है, इसके प्रति अकाउंटेबल हो। होते हैं, वो तो होते हैं। आप किन लाइंस पे सोच रहे हो, आप जो भी आंसर दे रहे हो वो सही हो, मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि आंसर सही है या गलत है। मैं सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, तो आपकी अप्रोच क्या है। थिंक ऑन द पार्लियामेंट्री लाइंस, नो, जो राज्यसभा के पास पावर है बस वो दे दो इनको, तो थिंक ऑन दोज लाइंस। समझ रहे हो आप, तो राज्यसभा के पास क्या पावर है यहाँ पे, ये दोनों पावर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, चलो ये दोनों पावर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है, जॉइंट सिटिंग करने लग जाएंगे तो इसकी पावर थोड़ी बराबर आ जाएगी, अभी नहीं होती है जॉइंट सिटिंग। और क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है यहाँ पे, उसको तो हटाने का प्रोसीजर ही नहीं है ना कोई। बढ़ेगी ही,
हमने ये नहीं देखना होता, जब आप डिसीजन ब्रॉड बेस कर रहे हो तो ये थोड़ी देखना होता है कि पॉलिटिक्स क्या कह रही है। आपने ये देखना होता है कि लॉ अच्छा बने। एग्जीक्यूटिव पावर्स दी जा सकती है। तो बैंक सर्विसेज ज्यादातर एजुकेशन बैकग्राउंड हाँ जी प्लीज। से इनमें ज्यादातर एजुकेशन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स टीचर्स के नॉमिनेटेड होना है। तो ये क्योंकि जैसे एग्जीक्यूटिव पावर एजुकेशन को डील करे। ठीक है, हो सकता है। हाँ जी, हाँ ये हो सकता है इसका पैरेलल एक, यस, कि स्टेट लेवल पे जो स्टेट सर्विसेज होती हैं उनके बारे में कुछ डिसाइड करने की या नई स्टेट सर्विस क्रिएट करने की पावर इनको दी जा सकती है। यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लोकल बॉडीज पे चेक रखने के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। इनको इलेक्ट करने का तरीका बदलना चाहिए, फिर आप वो वाली रिप्रेजेंटेशन कैसे इंश्योर करोगे? इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड है तो अब भी तो इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड है। ये बात तो है ना कि अगर आप एमएलसी हो चाहे आप एमएलए हो, आप मिनिस्टर तो बन सकते हो ना। ऑफ कोर्स बहुत इजीली बन सकता है कोई भी एमएलसी, बिल्कुल। हाँ ठीक है, इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स ये भी हो सकते हैं। अच्छा देखें ऑनलाइन क्या सजेस्ट कर रहे हैं। Encourage the department related standing committees of the legislative council for expert scrutiny of legislation। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। Council to focus on long-term state planning and policy foresight which state assembly may overlook due to urgency of day-to-day matters of politics। बहुत बढ़िया। Could be turned into a permanent house like Rajya Sabha so that representation of local bodies, students and teachers is there at all times। बहुत अच्छा रिफॉर्म है। जैसे ये जो हाउस है इसका जो टेन्योर है वो 6 साल का ही होता है हाउस का, लेकिन राज्यसभा इज एन इंडेफिनेट हाउस। तो इस केस में इस हाउस को कुछ पार्लियामेंट्री, यहां इस केस में चलो हाउस कमिटीज हो जाएंगी, कमिटीज में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। जो पहले आप पॉइंट बोल रहे थे, इनको ज्यादा मौका दे दो, एमएलए को ज्यादा अपनी कंस्टिट्यूएंसी, इनकी कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं होती है ना, तो वो लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बिजी रहते हैं, तो सारा जो उस तरह का काम है वो सारा इनको डेलीगेट कर दिया जाए। ये ऐसे रिफॉर्म है जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी नहीं है। इसके लिए सरकार कोई बस रूल्स बना सकती है या कोई मे बी एक सिंपल लॉ पास कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। सरकार किसी भी मुद्दे पे कोई कमेटी बना देती है, कोई रेलवे एक्सीडेंट, रेलवे तो नहीं, स्टेट के केस में कोई छोटा मोटा डिजास्टर हो गया, कोई कुछ भी कहीं हो गया, तो इसमें है तुम्हारे एक्सपर्ट्स, ट्राई टू टेक अप दीज पीपल। ये ऑलरेडी सैलरीज ले रहे हैं, इनको किसी काम पे लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, एग्जैक्टली तो ऐसे से कुछ चीजें कि भाई इन लोगों से काम निकलवाओ बेसिकली। हाँ, जिस स्टेट की जो भी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब में तो खैर हो ही नहीं सकता सेकंड हाउस, बट जिस स्टेट की जो भी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए वो स्टेट स्पेसिफिक इन लोगों की एक्सपर्टीज को यूज करे कहीं ना कहीं, क्योंकि लॉ मेकिंग में तो खास कुछ कर नहीं पा रहे। अगर आप ये बात बोलोगे ना, देन यू ओपन दैट क्राइटेरिया फॉर ऑल अदर्स एज वेल। फिर एमपी की क्यों नहीं? तो क्या हुआ, तो उसकी ये खासियत है कि उसे पढ़े लिखे लोगों ने चुना है। ये जो आप हम सभी लोग बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हैं या क्यों नहीं आते हैं, इसका आपको एक लॉजिक बताता हूँ। कोई बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, इट कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया कि वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन या रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। वो ऑफिसर खराब बनेगा, इस बात की गारंटी है। जो आप लोग बन रहे हो उसके लिए बंदा पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल काम उसे नहीं करना होता है सारा। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलिटिशियन, एन एमपी, एमएलए, एमएलसी और एमसी तक, म्यूनसिपल काउंसिलर तक जो होता है, या पंच सरपंच भी जो होता है, उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। उसको क्या होना जरूरी है, जिन लोगों ने उसको चुना है उसको उनकी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। अगर वो 10-15 साल घर में बंद होके बहुत किताबें पढ़ के आया है, उसको पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, उसको बस उतना ही करना है, उसको लोगों की प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए और उसने वो आगे कम्युनिकेट करनी है। लॉज थोड़ी बनाने हैं उसने।
कभी किसी लॉ की वर्डिंग देखी है आपने? आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस ने लिखी हुई है? तो जिन लोगों ने वो लिखनी है वो पढ़े लिखे होने चाहिए, वो आप लोग बन रहे हो। जिन लोगों ने देखना है कि वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, वो लोग बहुत ही ऊपर बैठे हैं, जुडिशरी वाले, वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। जिन लोगों ने ये देखना है कि आम भाषा में लोगों को प्रॉब्लम क्या है भाई, वो पॉलिटिशियंस होते हैं। व्हाई डू वी वांट देम टू बी एजुकेटेड? फॉर एग्जाम्पल, ये तो परसेप्शन है। सारे ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस के साथ मिलके ही काम करते हैं, ऐसा क्या है? ये तैयारी करते हुए ऐसा लगता है कि अरे हम तो इतना पढ़ रहे हैं, तब भी हम ऐसे लोगों के नीचे काम करेंगे जो शायद पढ़े लिखे ना हो, ये ऐसा लग सकता है। हाँ हाँ, अरे हम लोगों को 4-5 साल पढ़ के इतना ऐसे लगता है कि हम तो पता नहीं क्या बन गए। पॉलिटिशियंस ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 30 से 40 साल फील्ड में बिताए हों, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आई हैव सीन पॉलिटिशियंस एंड प्रोबेबली यू हैव ऑल्सो, जिनको उनकी कंस्टिट्यूएंसी के इतने लोग जानते हैं, इतने लोग जानते हैं, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आप एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान ले जाके ऊपर बिठा दो सबके, एंड ही डजंट नो एनीवन, ही डजंट नो यहाँ क्या हो रहा है, कैसे होता है, उसने शुरू से सब कुछ नहीं देखा है, उसको लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं पता है, हाउ गुड इज दैट पर्सन? पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन बनना है अगर, तो उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे, उन्हें रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक ठाक पढ़ा लिखा हो वो मैं मानता हूँ, वो पंचायतों के लेवल से शुरू हो ही गया है कि चाहे कम से कम स्कूल तो गया हो, एटलीस्ट शुड नॉट बी एन इलिटरेट। बट वी हैव हैड अ गुड नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, गुड नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस जो कभी स्कूल नहीं गए थे, 1950s 60s 70s 80s तक भी, बट दे प्रूव टू बी रियली अमेजिंग पॉलिटिशियंस। दैट वाज व्हाट इज रिक्वायर्ड। हाँ, प्लीज डोंट टॉक। हाँ जी, क्या हो रहा है? हम्म, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, 299 मेंबर्स वर इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उनमें से 1/3 के करीब मेंबर ऐसे थे जो टोटली इलिटरेट थे। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है हमारा? तो कमी लगती है आपको? Those who had to actually write the constitution were the most educated people, ड्राफ्टिंग कमेटी वाले। लेकिन जिन लोगों ने आइडियाज देने थे, अब जैसे फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कशन हो रही हो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तो यू डोंट वांट कि कोई खड़ा होके बोले सीधा लॉ की लैंग्वेज में, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट होता है, यू डोंट वांट दैट। आपको चाहिए कि एक बंदा खड़ा होके बोले कि जी मुझे लगता है लोगों को जीने का अधिकार होना चाहिए, ये तो किसी से ना लिया जाए, तो सारे बोलेंगे हाँ जी हाँ जी, वॉइस वोट से पास हो गया। अब वो ड्राफ्टिंग कमेटी देखेगी कि इसको कैसे लिखें हम। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कर दिया ना ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम, लेकिन इनपुट कहां से आई थी? एक अनपढ़ बंदे ने दी थी। दैट इज द पॉइंट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ जी, हाँ तो क्या हुआ, होता है तो क्या हो गया, हटा थोड़ी दिया है। थोड़ी सी फिल्मी बात है ये, पर चल जाता है, सब कुछ मिलजुल के सब कुछ होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। व्हेन यू गो इनटू द रियल फील्ड, ऐसा इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली भी नहीं होता है, ऐसा इतना है नहीं। फिल्म में थोड़ी ज्यादा देख रखी होती है हमने। व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू द फील्ड, ये इतना नहीं होता है। यू लर्न टू डील विद द सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू यू, थोड़ा बहुत ये होता ही है। इतना नहीं होता है कि आज मैंने ये डिसीजन लिया, चल कल तो कहीं और चल, चल परसों तो कहीं और चल। हाँ जी, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है ये, मीनिंग देयर बाय। ठीक है जी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये एक मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें अगर, हाँ, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, अब नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये याद हो, ये वो हैं जहां पे नाउ देयर इज ओनली वन हाउस। इनमें एक कॉमनैलिटी है, अगर आप उसको निकाल पाए। हाँ जी, ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है, तो उससे उनका साइज इतना छोटा हो गया कि नाउ दे नो लॉन्गर डिजर्व अ सेकंड हाउस। असम में से तो पता नहीं क्या क्या ही निकल गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही असम में से निकला है। बॉम्बे में से महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गए, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग हो गया,
पंजाब में से हरियाणा, कुछ हद तक हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, तमिलनाडु मद्रास में से निकला है, वेस्ट बंगाल का ईस्ट पाकिस्तान में चला जाना, और जम्मू एंड कश्मीर का यूटी बन जाना, और लद्दाख का अलग हो जाना। इन सब से इनका साइज और पॉपुलेशन छोटी हो गई। सो दीज स्टेट्स नो लॉन्गर डिजर्व्ड टू हैव अ सेकंड हाउस। ऐसा भी हो सकता है। तो कल को जैसे बात होती है कि उत्तर प्रदेश के 4 स्टेट्स बना दो जी, अगर वो बन जाते हैं, और अभी तो इनके 400 के करीब एमएलएज हैं, चारों स्टेट्स में 100 एमएलए रह गए, तो उत्तर प्रदेश विल नो लॉन्गर डिजर्व टू हैव अ सेकंड हाउस। तो ये वो स्टेट्स हैं जो या तो डिवाइड हुई हैं या उनका साइज छोटा हुआ है। तो ये आप नाम याद रखेंगे कहाँ कहाँ पे पहले काउंसिल होती थी और अब नहीं है। उसके बाद असेंबली, ये मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया। मैक्सिमम अभी उत्तर प्रदेश में है 403 है या 404 है, जितना भी। मिनिमम 60 क्राइटेरिया है, बट देर आर एक्सेप्शंस। गोवा, सिक्किम इज द लोएस्ट 32। अरुणाचल में तो 60 है। मिजोरम 40। नागालैंड, अरुणाचल में 60 है। एक पुडुचेरी आएगा इसमें, पुडुचेरी हालांकि यूटी है 33। नागालैंड में 60 है, इसलिए नागालैंड में नंबर नहीं लिखा मैंने। ये है वो स्टेट्स जो एक्सेप्शन है, यानी कि ये स्टेट इतनी छोटी है कि यहां 60 एमएलए भी ज्यादा है। तो इसलिए ये सारे के सारे, पुडुचेरी नहीं, ये सारे के सारे किस आर्टिकल में डाले गए होंगे, क्योंकि एक्सेप्शनल प्रोविजन है 371 जो हमने पहले लिस्ट देखी थी। तो 371 में वो सारी स्टेट्स हैं जिनमें बाकी स्टेट से कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है। जैसे यहां पे ये एक्सेप्शंस हैं, गोवा इज देयर इन आर्टिकल 371 आई, सिक्किम इज देयर इन 371 एफ, मिजोरम 371 जी। ठीक है जी। तो इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इन स्टेट्स में ये एक्सेप्शन है कि इनमें लेस देन 60 एमएलएज हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, एंग्लो इंडियन एक होता था, वो हटा दिया गया है। अगेन सेम थिंग्स, पॉपुलेशन इसका बेसिस है। अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी मोस्ट लाइकली इस सेंसस के बाद, वो हमारे पास पहला मौका होगा सिंस 1971 कि हम दोबारा सीट्स का नंबर रिवाइज करेंगे। तो अगर ये हो पाया एक्चुअल में, पहले सेंसस अच्छे से हो गया, उसके बाद डिलिमिटेशन अच्छे से हो गई, देन 2 बहुत बड़े रिफॉर्म है जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर पाएगी। कौन कौन से? अगर ये दोनों चीजें हो गई, इफ वी एक्चुअली हैव 2026-27 का सेंसस कंप्लीटेड एंड 2027-28 मोस्ट लाइकली डिलिमिटेशन डन, विमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर पाएंगे हम, वेरी वेल। और दूसरा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स रिवाइज हो पाएंगी। यस, ये 2 बड़े रिफॉर्म्स वेट कर रहे हैं कि ये 2 चीजें हो जाएं। ये दूसरे वाला बहुत मुश्किल है करना, फर्स्ट वाला तो हो जाएगा। अभी जितनी सीटें हैं उसमें से 1/3 रिजर्व कर दो, लेकिन सीट्स का ओवरऑल नंबर बढ़ाना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ही बड़ा टास्क है। क्योंकि ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, हमने शायद करंट अफेयर्स की क्लास में भी बात की थी, न्यूज़पेपर वाली क्लास में। यू हैव टू फाइंड अ फॉर्मूला जिसमें जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ने दी, उनको भी पर सीट्स तो ज़्यादा चाहिए ना अब पार्लियामेंट में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूपी और बिहार की बहुत सीटें बढ़ा दी कि भाई तुमने पॉपुलेशन जोर शोर से बढ़ाई है, जाओ तुम्हें ज़्यादा सीटें देते हैं हम। यू कैन नॉट रिवॉर्ड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एंड यू कैन नॉट पनिश द स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखी है। तो वो एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो अगले 3-4 सालों में बहुत बड़े बड़े घमासान पॉलिटिकली आपको देखने को मिलेंगे। वो इस पे डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ना तो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी पे कोई इंपैक्ट है, ना लेजिस्लेटिव असेंबली पे कोई इंपैक्ट है। उसका किसी से, उनकी अपनी ही बाउंड्रीज होती हैं।
नो ओवरलैपिंग एट ऑल। वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वैसे भी वो यूनियन कुछ नहीं कर सकती उसमें। ठीक है जी, इसमें तो कुछ खास है नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में मच लाइक लोकसभा के केस में 25 साल मिनिमम में एज लिमिट होती है, काउंसिल के केस में 30 साल होती है, जैसे राज्यसभा में होती है। ठीक है जी। एमएलए या एमएलसी बनने के लिए यू नीड टू बी एन इलेक्टर इन द स्टेट। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के केस में आप पूरे इंडिया में कहीं के भी सिटीजन, कहीं के भी इलेक्टर हो सकते हो, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको एमएलए या एमएलसी का इलेक्शन लड़ना है तो आपको उसी स्टेट में वोटर होना जरूरी है, ये क्राइटेरिया है। और अगर आपको किसी भी तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वाला बेनिफिट लेना है, देन अगेन यू शुड बी इन द एससी और एसटी लिस्ट ऑफ द सेम स्टेट। ये क्या स्पेसिफिक प्रोविजन है? क्योंकि कुछ केसेस में एक स्टेट में कोई कम्युनिटी शेड्यूल्ड कास्ट हो सकती है, दूसरी में नहीं हो सकती है, तो जहां पे आपको वो रिजर्वेशन चाहिए वहां उस लिस्ट में आप होने जरूरी हैं, अदरवाइज यू विल बी काउंटेड एज नॉन रिजर्व्ड। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, किसी और लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, डाउरी वाला एक्ट, SC ST एक्ट, ऑल ऑफ दोस। और इन सब पे गवर्नर डिसाइड करेगा इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, है ना। डिफेक्शन क्या होती है? यू चेंज योर पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। नहीं 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 नहीं, 6 मंथ वाला क्राइटेरिया कहाँ अप्लाई होता है? नॉमिनेशन के केस में। ये बड़ा अजीब क्राइटेरिया है। सो इफ यू आर अ नॉमिनेटेड मेंबर, मान लो आपको, स्टेट के केस में बात करते हैं, आपको गवर्नर ने नॉमिनेट किया है, यू आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, आपको गवर्नर ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर दिया, आपकी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर आप पहले 6 महीने में कोई पार्टी ज्वाइन कर लो तो ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकते, देन यू विल बिकम डिस्क्वालीफाइड। क्या लॉजिक है इस क्राइटेरिया का? तो पहले भी हो सकता है, ब्राइबरी का केस ना बने, ओके, थोड़ा थोड़ा ठीक है। ये 6 महीने वाला लॉजिक क्या है? या तो कहो कि नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल, एक तो वो सेंस बनाता है। एक है कि भाई तुम नॉमिनेट हो गए, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लो। नहीं नहीं, मेंबर बन गया, वो 6 साल मेंबर रहेगा, कि वो मौके का इंतजार ना करे। ही शुड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी कि यार मैं अभी पहले शुरू में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, देखते हैं कभी सरकार को जरूरत पड़ी अपनी वोट्स पूरी करने के लिए, तो मेरे पास तो 6 साल का टाइम है, आराम से देखते हैं, साल 2 साल 3 साल बाद कभी मौका आएगा तो अब बोलेंगे कि हाँ जी बताओ कहाँ से ज़्यादा कुछ मिल रहा है, एंड देन वी विल वोट इन फेवर ऑफ दैट पार्टी एंड ज्वाइन दैट पार्टी। तो इसलिए जो डिसीजन लेना है भाई पहले 6 महीने में ले लो, उसके बाद तुम उसको बदल नहीं सकते। अब अगर मैंने पहले 6 महीने में पार्टी ए ज्वाइन कर ली और बाद में मुझे पार्टी बी से ऑफर आ गया कि भाई इधर वोट कर लो, इधर आ जाओ, तो मैं जा सकता हूँ, बट देन आई विल हैव टू रिजाइन फर्स्ट, फिर जा सकता हूँ। तो डिफेक्शन का मतलब होता है यू कैन नॉट डिफेक्ट विद योर पार्टी। और इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला तो ये कि आप पार्टी बदल नहीं सकते, दूसरा ये है कि अगर विप इशू की गई है, आप जिस हाउस में भी हो, आपकी पार्टी ने आपको किसी फेवर में या अगेंस्ट वोट करने के लिए बोला है, या प्रेजेंट होने के लिए बोला है, या एब्सेंट होने के लिए बोला है, और आप उनकी बात नहीं मानते हो, इवन देन यू कैन गेट डिस्क्वालीफाइड। ये एक थोड़ी सी नहीं, बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, क्योंकि इसमें उस मेंबर की अपना इंडिविजुअल ओपिनियन कुछ भी नहीं रह जाता, उसको पार्टी के साथ ही होके चलना पड़ता है। बट ये है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर तो पार्टी यूनिटी क्या है, फिर तो हर बंदा अपने अकॉर्डिंग वोट कर रहा है। सो दिस सिस्टम अपेरेंटली वर्क्स इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो हम पहले बात कर रहे थे। वहां पे कोई मेंबर है जैसे वोट कर रहा है कर दो, बिकॉज उसकी वोट करने ना करने से सरकार के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट रहेगा वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। लेकिन एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में हर एक वोट सरकार गिरा भी सकती है, बना भी सकती है, तो यहाँ पे विप जरूरी हो जाती है। ठीक है जी, पार्टी विप को डिसोबे करना, इंडिपेंडेंट मेंबर का पार्टी ज्वाइन कर लेना, या नॉमिनेटेड मेंबर का 6 महीने बाद ज्वाइन करना। तो इस केस में जो भी हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा।
हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, करते ही हैं। ठीक है जी। उसके बाद किन किन केसेस में मेंबर को सीट छोड़नी पड़ जाती है? डबल मेंबरशिप के केस में। एक कैंडिडेट मैक्सिमम कितनी सीट से इलेक्शन लड़ सकता है एमएलए के केस में? 2। दोनों से जीत गया तो, दोनों से हार गया तो बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। एक से जीत गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से जीत गया तो, ना चूज करे तो दोनों से जाएगा, दोनों से जाएगा एग्जैक्टली तो डबल मेंबरशिप के केस में अगर कोई एमएलए 2 सीट से चुना जाता है और वो 14 दिन के अंदर अंदर डिसाइड ना करे कि उसे कौन सी सीट चाहिए, तो मतलब प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसे दोनों ही नहीं चाहिए। द सेम रूल अप्लाइज इन पार्लियामेंट एज वेल। हाँ तो अपनी मर्जी से ही छोड़ रहा है ना कोई पार्टी। पार्टी पार्टी उसको छोड़ने के लिए कहेगी, वो डिफेक्शन नहीं होती। कोई बंदा एमएलए बना हुआ है, पार्टी ने उसे निकाल दिया है, अब उसके लिए सीट रिजाइन करना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो किसी फेवर में ना कई बार क्या होता है, मेंबर अपनी सीट को छोड़ देता है और वोटिंग के बेस में कांग्रेस का उनकी वोटिंग हो रही है, सीट को छोड़ ऐसे बात में बनाते हैं। नहीं वो तो बढ़िया है, वो फेवर करके छोड़ रहा है तो उसको बढ़िया मिल जाता है कुछ बाद में। अपनी पार्टी के लिए छोड़ेगा, किसी दूसरी पार्टी के लिए थोड़ी छोड़ेगा। गिव मी a proper example. So there is a person A belongs to which party? Party A. बी पार्टी को किसी चीज में सर मेजॉरिटी चाहिए अभी, ठीक है, ए पार्टी के मेंबर ज्यादा हो रहे हैं, ओके। पार्टी के नाम से जा नहीं सकता, हम्म कोई छोड़ दिया उसने, लेकिन मैं वोटिंग नहीं करूंगा, इसकी वजह से पार्टी बी जीती। हम्म तो पार्टी ए ने, ये पार्टी ए का बंदा है ना, पार्टी ए ने इसको क्या करने को बोला था, इसने वो किया, हाँ तो गया। सिंपल। जिस पार्टी का वो बंदा है, चाहे वो एमपी है या एमएलए है, उसकी पार्टी ने जो उसको करने को बोला था, अगर वो उसने नहीं किया, इज लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन। सिंपल। उसको वोट करने को बोला था, नहीं करने को बोला था, आने को बोला था, एब्सेंट रहने को बोला था, ही हैज टू ओबे हिज पार्टी, दैट्स इट। अगर पार्टी ने कुछ नहीं बोला था, दैट मीन्स यू कैन डू व्हाट यू वांट। हाँ तो कोई बात नहीं, तो मरते मरते फायदा कर गया, उसमें क्या हो गया, ये उसकी उसका आर्ट है, बट देन सीट तो नहीं रही ना उसके पास। छोड़ सकता है, हाँ तो डिफेक्शन हो जाएगी ना, हाँ तो सीट भी छोड़नी पड़ेगी। आएगी, फिर आएगी डिफेक्शन के अंदर, यस। हाँ उतनी देर के लिए बड़ा ही स्ट्रेन स्टेटस हो जाता है। ऐसे रहे हैं कुछ लोग, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे कुछ लोग रहे हैं जिनके केस में लेट्स से द पर्सन इज एन एमपी फ्रॉम सम पार्टी, पार्टी से कोई झगड़ा हो गया तो पार्टी ने टर्मिनेट कर दी उसकी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, लेकिन वो एमपी है अभी भी लोकसभा का, तो है भाई एमपी लोकसभा का, उसको नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि उसने तो नहीं की ना डिफेक्शन। देन ही विल, यस, फिर उसको छोड़नी पड़ेगी सीट, और उसने नहीं ज्वाइन की, बाकी जितना टेन्योर बचा एज एन इंडिपेंडेंट यू एंजॉय एज एन एमपी, लेट्स से, लेट इट बी, राइट। ट्राई टू गूगल, आपको मिल जाएगा मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ। हाँ तो जैसे ही वो ऐसा करेगा, अगेन लायबल टू बी डिस्क्वालिफाइड। हाँ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, पार्टी उसने नहीं छोड़ी, पार्टी टर्मिनेट किया उसको, ही इज नॉट इन द। अच्छा उसके बाद ये एक बार देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बहुत ही स्पेसिफिक केस हो गया कि अब पार्टी छोड़ दी, अब वो बंदा हो गया इंडिपेंडेंट, अब वो उसी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहा है, वो पार्टी कुछ नहीं कर सकती, उसने नहीं छोड़ी, पार्टी ने निकाला है उसको। देखना पड़ेगा ये कि उसके बाद अगर वो वोट करता है तो कैसे रहता है, ये नहीं मैं, मेरे को आइडिया इस चीज का, ये देखना पड़ेगा, प्रेसिडेंस बहुत कम है ऐसे। ठीक है जी, सो बस इतना ही है, कोई डाउट हो तो पूछिए।
दिस इज लाइक एग्जैक्टली पैरेलल टू वट एवर यू हैव डन इन पार्लियामेंट। जो कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हैं वो मोस्टली लेजिस्लेटिव काउंसिल में आते हैं एंड द कंपैरिजन ऑफ दोज हाउसेस। ठीक है जी, चलिए।